हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर। दोस्तों, आज हम लौटे हैं साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पाचन तंत्र, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में 7 सिस्टम पाए जाते हैं। कितने? 7 सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है तंत्र। हमारे बॉडी में 7 तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे दोस्तों 7 तंत्र होते हैं, जिनमें से एक तंत्र परिसंचरण तंत्र को हम कल ह्यूमन हार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो 7 तंत्र होते हैं, हर एग्जाम में फ्रेंड्स इनका क्वेश्चन का वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन का होता है। फ्रेंड्स, ये जो तंत्र हैं, ये इनसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमें 2 से 3 नंबर देके जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो वीडियो को उसी समय पॉज करें, एंड कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो फ्रेंड्स, जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है, ये हमारी आहार नाल में होती है। और फ्रेंड्स, हमारी आहार नाल का प्रारंभिक हिस्सा जो होता है, ये मुखगुहा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुखगुहा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि हमारी आहार नाल का प्रारंभिक हिस्सा क्या होता है, तो आपका आंसर होगा मुखगुहा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? फ्रेंड्स, तो जो मानव की आहार नली होती है, जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं, ये लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 32 फीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार एग्जामिनर एग्जाम को टफ बनाने के लिए इनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम फीट की बात कर रहे हैं, फीट की जगह क्वेश्चन मीटर में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 32 फीट मतलब लगभग 9 मीटर। अगर मीटर में आंसर आता है तो हमारे पास मीटर में भी आंसर है, लगभग 9 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, तो मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो जानना तो बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है दोस्त? स्टार्च को ये शर्करा में परिवर्तित करता है। शर्करा, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, इसमें ये परिवर्तित करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, एक और दूसरा एंजाइम पाया जाता है लार में, जो कि होता है लाइसोजाइम। याद रखिएगा आप, लाइसोजाइम। फ्रेंड्स, ये क्या कार्य करता है? फ्रेंड्स, ये जीवाणुनाशी होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? जीवाणुनाशी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसमें स्टार बना लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो जीवाणुनाशी एंजाइम होता है, जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, ये क्या कार्य करता है? तो हमारे भोजन के साथ में छोटे छोटे जो कीटाणु चले जाते हैं फ्रेंड्स, उनको ये नष्ट करने का कार्य करता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? फ्रेंड्स, तो मानव में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 लार ग्रंथियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हुई है बात लार ग्रंथि की, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी लार ग्रंथियां मानव में पाई जाती हैं। ये जो लार ग्रंथि होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है कर्णमूल या पैरोटिड, दूसरी होती है अधोहनु या सबमैक्सिलरी, इसे सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, तीसरी होती है अधोजिह्वा या सबलिंगुअल लार ग्रंथि। फ्रेंड्स, तो पहली जो होती है कर्णमूल या पैरोटिड, आप देख सकते हैं ये कान के नीचे स्थित होती है, दोनों साइड के कान के नीचे फ्रेंड्स एक एक की संख्या में ये स्थित होती है। फ्रेंड्स, सेकंड जो होती है, ये होती है अधोहनु या सबमैक्सिलरी। ये जो लार ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, ये जबड़े के नीचे स्थित होती है। फ्रेंड्स, और तीसरी जो होती है अधोजिह्वा, आप नाम से ही समझ गए होंगे, अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे। तो फ्रेंड्स, ये जीभ के नीचे दोनों साइड एक एक की संख्या में स्थित होती है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप ये तीनों लार ग्रंथियाँ अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको पता है, तो मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर तुरंत कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो एपिग्लॉटस होता है इसे हम ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एपिग्लॉटस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब एपिग्लॉटस को ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे ट्रैफिक पुलिसमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय ये श्वास नली को ढक्कन की तरह बंद कर देता है ताकि जो भोजन होता है वो हमारे श्वास नली में ना जा सके। फ्रेंड्स इसी तरह आप जानते ही हैं कि ट्रैफिक पुलिसमैन का भी काम यही होता है, ये गलत साइड से आ रहे वाहनों को रोक देता है और उन्हें सही दिशा निर्देश देता है। तो फ्रेंड्स एपिग्लॉटस का भी यही काम होता है, इसीलिए से क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जो ग्रास नली की लंबाई होती है ये लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो ग्रास नली होती है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह एक सक्रिय पेशी नली होती है। कैसी होती है? सक्रिय पेशीय नली होती है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका मुख्य काम जो होता है ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना होता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl अम्ल का स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? तो फ्रेंड्स HCl अम्ल का जो स्त्रावन है ये आहार नाल के किस भाग से होता है? आमाशय से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आमाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन डीप पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आमाशय की किन कोशिकाओं से अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से HCl अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है HCl का, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका स्रावन होता है कहाँ से? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, आमाशय की। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl अम्ल ये भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। फ्रेंड्स ये भोजन के माध्यम को अम्लीय क्यों बना देता है? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये अम्लीय द्रव होता है। कैसा द्रव है फ्रेंड्स? अम्लीय द्रव, इसीलिए ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो पाचन की क्रिया होती है इसके दौरान जो प्रोटीन होते हैं ये पेप्टॉन्स में चेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए पेप्टॉन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन होते हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं? फ्रेंड्स तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कौन से अम्ल से? एमिनो अम्ल, जिसे हम एमिनो एसिड भी कहते हैं, इनसे मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है ये छोटी आंत में संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है छोटी आंत की, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हम, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स तो पहला है, भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत की दीवार फ्रेंड्स आंतरिक रस निकलता है जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं। फ्रेंड्स इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज ये जो 5 एंजाइम होते हैं ये आंतरिक रस में पाए जाते हैं। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में भोजन का पाचन है ये क्षारीय माध्यम में होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? क्षारीय होता है, क्योंकि आंतरिक रस जो होता है इसका pH मान होता है ये 8.08 से 8.3 होता है। तो फ्रेंड्स ये क्षारीय द्रव होता है, इसीलिए भोजन के माध्यम को भी कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में लगभग प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप याद रखिए कि लगभग 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है ये ग्रहिणी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डियोडेनम। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो मध्य भाग होता है ये अग्रशुदान जिसे हम जेनोनम कहते हैं, और जो आखिरी का भाग होता है फ्रेंड्स उसे हम शुदांत्र यानी इलियम कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों में से नहीं है? तो फ्रेंड्स जो लार ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय, फ्रेंड्स ये तीनों ही हमारी सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स जो एड्रिनल ग्रंथि है ये सहायक पाचक ग्रंथि नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल ग्रंथि ये
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये पूछा गया था सम्मिलित ग्रंथियों में से नहीं है। तो फ्रेंड्स पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, तो लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों ही है, ये सहायक पाचक ग्रंथियाँ हैं। और फ्रेंड्स जो एड्रिनल ग्रंथि है ये सहायक पाचक ग्रंथि नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल ग्रंथि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये कौन सी होती है, तो ये होती है यकृत। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यकृत लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई है यकृत की, तो इससे जुड़े हुए हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ये यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत ये लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका वजन जो होता है ये लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स इसका जो उत्पादन यानी हम स्त्रावन कह सकते हैं, तो ये कहाँ से होता है, ये भी यकृत द्वारा ही होता है। और फ्रेंड्स ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हेपेरिन प्रोटीन। तो फ्रेंड्स हेपेरिन प्रोटीन का स्त्रावन भी कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा ही होता है। और फ्रेंड्स जो हेपेरिन प्रोटीन होता है ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय की आहार धारण करने की क्षमता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आमाशय की जो आहार धारण करने की क्षमता होती है ये होती है 1 से 3 लीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 से 3 लीटर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो फ्रेंड्स ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन सा अंग जमा करता है, तो ये होता है अग्नाशय। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो फ्रेंड्स जो पित्त होता है ये यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यकृत द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त पित्ताशय में जाकर जमा होता है। फ्रेंड्स अब बात हुई है पित्त की, तो फ्रेंड्स इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स पित्त रस जो होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। और फ्रेंड्स पित्त का जो प्रमुख कार्य है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार पॉइंट बना लीजिए आप इसमें, तो इसका प्रमुख कार्य होता है वसा का पाइसीकरण। फ्रेंड्स और जो पित्त होता है जिसे हम वाइल कहते हैं ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। और फ्रेंड्स अगर इसका पीएच मान पूछा जाए तो इसका पीएच मान होता है 7.7। फ्रेंड्स पित्त वाइल में जल की मात्रा 85% व पित्त वर्णक की जो मात्रा होती है जिसे हम वाइल पिगमेंट कहते हैं ये 12% होती है, याद रखिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय व ग्रसिका तथा आमाशय व ग्रहण के संधि स्थल पर पाई जाने वाली अवरोधिनियों के नाम पूछे गए हैं। फ्रेंड्स दोनों अवरोधिनियों के नाम पूछे गए हैं। फ्रेंड्स तो आमाशय व ग्रसिका की जो अवरोधनी होती है इसे ग्रास नली का अवरोधनी कहते हैं। फ्रेंड्स और दूसरी जो आमाशय व ग्रहण के बीच होती है इसे हम जठर निर्गमनी अवरोधनी कहते हैं। फ्रेंड्स अब दोनों को पूछा गया है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है क्रमशः ग्रास नली का अवरोधनी एवं जठर निर्गमनी अवरोधनी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मानव शरीर में रक्त से अधिकतम पोषक तत्व कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में रक्त से अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं ये छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है छोटी आंत की, तो इससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ बताती हूँ ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आए हुए हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ कवर हो सके इसलिए मैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यहाँ पर ले लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी फ्रेंड्स तो आप सभी भी बोर होते जाएंगे। और फ्रेंड्स इसीलिए मैं वीडियो को छोटा करने के लिए, समय को कम करने के लिए फ्रेंड्स उन सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यहाँ लेके आती हूँ। चलिए फ्रेंड्स तो अब बात कर लेते हैं हम। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। फ्रेंड्स जो छोटी आंत होती है ये आहार नली जो होती है, संपूर्ण आहार नली, उसका सबसे बड़ा हिस्सा होती है छोटी आंत। और फ्रेंड्स एक वयस्क पुरुष में यह करीब कितनी होती है फ्रेंड्स 6.5 मीटर लंबी होती है फ्रेंड्स। और आहार नाल की लगभग लंबाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये 9 मीटर होती है। उसमें से 6.5 मीटर का हिस्सा जो होती है ये छोटी आंत कवर करती है फ्रेंड्स। और मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी तीनों चीज़ जो मेन होती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका स्थान यहाँ पर होता है फ्रेंड्स। ये संपूर्ण पाचन में मदद करती है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी से रोग होता है डायबिटीज़, तो ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है इंसुलिन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं हम फ्रेंड्स। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय के एक भाग होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो आप याद रखिएगा लैंगरहैंस की जो द्वीपिका होती है इसके बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है फ्रेंड्स। तो इसकी खोज जो है इंसुलिन हार्मोन की वेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में की थी, याद रखिएगा आप फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? डायबिटीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। कमी से याद रखिएगा डायबिटीज़ रोग होता है और अधिकता से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो फ्रेंड्स ग्रासनली के बाद जो भोजन होता है ये आमाशय में जाता है और आमाशय का जो प्रारंभिक भाग होता है ये होता है कार्डियक या जठरागमन भाग। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कार्डियक या जठरागमन भाग ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकागॉन नामक तत्व का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो फ्रेंड्स जो ग्लूकागॉन नामक तत्व होता है इसका निर्माण करती हैं फ्रेंड्स अल्फा कोशिकाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्फा कोशिकाएं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अल्फा कोशिकाएं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की ओर। और फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हमारे, अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये ग्लूकागॉन नामक तत्व का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स। और जो ग्लूकागॉन होता है ये क्या कार्य करता है? तो ये इंसुलिन के प्रभावों को संतुलित करके रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य बना रखता है फ्रेंड्स। और एक और यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो होता है गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सोमेटोस्टेटिन। फ्रेंड्स पहला हार्मोन होता है इंसुलिन, दूसरा फ्रेंड्स है यहाँ पर ग्लूकागॉन और तीसरा कौन सा है फ्रेंड्स? सोमेटोस्टेटिन। फ्रेंड्स तो जो सोमेटोस्टेटिन नामक तत्व है ये क्या कार्य करता है? तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच संचार का कार्य करता है, याद रखिएगा आप। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा मुख गुहा में आधार तल से किस रचना द्वारा जुड़ी होती है? तो फ्रेंड्स जो जिह्वा होती है ये आधार तल से फ्रेनुमल लिंगुअल द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा? फ्रेनुमल लिंगुअल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फ्रेनुलम लिंगुअल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड्स दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है ये है रेनिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रेनिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन किस रूप में ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से आमाशय तक पहुँचता है? तो फ्रेंड्स जो भोजन होता है ये ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से आमाशय तक पहुँचता है बोलस के रूप में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बोलस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैं 2 से 3 बार इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही बोल चुकी हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सअप पे हो, फेसबुक पे हो या टेलीग्राम पे हो, सभी में इसको शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स साथ ही हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साइंस की मैंने अभी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को 1 बाय 1 कवर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये हमारा से रिलेटेड तीसरा टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।